हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो वीडियो है बेसिकली मैंने इसलिए ये वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है ताकि मैं जितने भी डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं बायो के उसको कुछ ट्रिक्स में समझाऊँ बच्चों को, और उन्हें जो लास्ट मोमेंट में प्रॉब्लम होता है रिविज़न करने में, जो कि मुझे भी प्रॉब्लम होता था, तो उसको मैं थोड़ा-सा स्मूथ करूँ, और ताकि बायो जो एक बहुत ज़्यादा टफ़ और बोरिंग सब्जेक्ट लगता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, तो वो ना लगे। एंड मेरा फर्स्ट वीडियो है ये, एंड मेरा फर्स्ट टॉपिक रहेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि 11th का चैप्टर है, सेकंड नंबर चैप्टर है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर है। जो बच्चे नए पढ़ते हैं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे जो ड्रॉपर्स बच्चे हैं उनको भी बहुत डिफ़िकल्ट लगता है ये चैप्टर्स, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्लासिफाई किया डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का मेरा बोलने का मतलब ये है कि जिस तरीके से आपका अपना एक नाम है, आपका एक अपना घर है, आपका अपना एक पहचान है, उसी तरीके से हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक घर, अपना एक नाम और अपना एक पहचान देने की जो शुरुआत थी, वो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने किया। कैसे किया, कब किया, क्यों किया, ये सारी चीज़ें, ये सारी जानकारी किस बेसिस पे किया, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। हालाँकि मैंने ये पूरा चैप्टर कवर नहीं किया है, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ डिफरेंट साइंटिस्ट को लिया है और उन्होंने किस ऑर्गेनिज़्म को किस किंगडम में डाला, किस बेस पे डाला, बस उसी को बताने की कोशिश की है, ठीक है? और उससे पहले इस चैप्टर में बहुत सारे, मैंने बोला बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है, यही सारे पॉइंट्स में जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको जो बेसिक होता है वो क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने पहले बेसिक को क्लियर किया है। बेसिक क्लियर करने का मतलब ये है कि डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट वर्ड्स जो है, उनका मतलब मैं पहले आपको समझाऊँगी और फिर मैं आगे बढ़ूँगी इस चैप्टर के साथ। तो सबसे पहला डिफ़रेंस जो आपको चैप्टर में बॉटनी में स्पेशली जानने का ज़रूरत है, बॉटनी हो, ज़ूलॉजी हो, जो भी हो, आपको सबसे पहले वो जानने का ज़रूरत है कि हमारे 2 टाइप के ऑर्गेनिज़्म पाए जाते हैं हमारे इकोसिस्टम में। पहला है यूकारियोट्स एंड दूसरा है प्रोकारियोट्स। यूकारियोट्स जो होते हैं वो विद न्यूक्लियस होते हैं एंड अदर ऑर्गेनीज के साथ होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अदर ऑर्गेनीज? ऑर्गेनीज का मतलब हुआ लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपार्टस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये सारे डिफरेंट ऑर्गेनीज हैं। एंड प्रोकारियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस भी नहीं होता है और कोई ऑर्गेनीज भी नहीं होते हैं। ओके, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो आप? मेरा बोलने का मतलब ये है, आप एक एडवांस सिस्टम में हो, ठीक है? आप होमो सेपियंस हो, आपका बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस, ह्यूमन का। तो आपके पास हर फंक्शन को करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनलीज, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जैसे कि लंग्स है, टंग है, हैंड्स है, लेग्स है। वैसे ही हमारे जो छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे क्यूट-क्यूट से ऑर्गेनिज़्म हैं, उनके पास भी ऑर्गेनेलीज़ है, या तो ऑर्गेनेलीज़ होगा या तो ऑर्गेनेलीज़ नहीं होगा। जिन ऑर्गेनिज़्म के पास ऑर्गेनेलीज़ होगा, इन सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़, उनको हम बोलेंगे यूकारियोट्स। एंड जिनके पास नहीं होगा, यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक ही सेल है और वो एक ही सेल सब कुछ करके दे रहा है, ठीक है? तो उनको हम बोलेंगे प्रोकारियोट्स, ठीक है? तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रोकारियोट्स जो है वो थोड़े से कम एडवांस है यूकारियोट्स से, ठीक है? उसके बाद हमारा आता है एक और डिफरेंस, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बने हों, ठीक है? मतलब क्या, कि कोई एक ऐसा, मैंने बोला ना, कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बना हो, और ये जो एक सेल है, यही एक सेल हर फंक्शन को कर दे, ठीक है? सारे फंक्शन को अगर कोई एक सेल करे तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर, ठीक है? वैसे ही हमारा दूसरा है मल्टी सेलुलर, जो कि एवरी सेल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हम क्या है, मल्टी सेलुलर है, हमारा हर एक सेल जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है? तो इन सारे पॉइंट्स को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बार बार रिपीट होगा 12th स्टैंडर्ड तक, और बहुत सारे बच्चों को डिफरेंस भूल जाते हैं वो, कि अरे यूकैरियोट्स क्या था, प्रोकैरियोट्स क्या था, तो इसलिए मैं ये चीज़ें बता रही हूँ। उसके बाद है हमारा ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ऑब्वियस सा बात है, आप भी खाना खाते हैं, तो वैसे ही हमारे डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म भी खाते हैं, लेकिन सबका खाना बनाने का मूड अलग होता है। आपको आपकी मम्मी खाना बना के देती है, मगर हर कोई के नसीब में
इतना अच्छा चीज़ नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ है ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक या फिर होलोट्रॉफिक बोलोगे, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो ऑटोट्रॉफिक हो, फोटोसिंथेटिक हो या होलोट्रॉफिक हो, सारा एक ही है, सब कोई मतलब सब कुछ एक ही है, मतलब सारे प्रोसेस को हम एक ही बोलते हैं। ऑटो से क्या समझ में आता है, आप ये वर्ड को देखो, हमेशा मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि बच्चे वर्ड्स को लेके बायो में डर जाते हैं, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी वर्ड है उसमें ही उसका आंसर होता है, ठीक है। तो ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, राइट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद का खाना खुद बनाते हो उनको हम ऑटो बोलेंगे। और ऑब्वियस सा बात है, अगर किसी के प्रेजेंस में आपका खाना कैसे बनता है, गैस होना है तभी तो गैस गैस होगा तभी आपका खाना बनेगा। ठीक उसी तरीके से उनके पास अगर सनलाइट है और वो खुद का खाना खुद बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक, ठीक है। होलोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म भी वही होते हैं जो खुद का खाना खुद ही बनाते हैं, ठीक है। सो सिंथेसिस देयर ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इट्स सेम फॉर होलोट्रॉफिक। होलोट्रॉफिक भी बच्चे सेम ही होता है, ऐसा घबराना नहीं है कि अरे होलोट्रॉफिक तो नया वर्ड आ गया, ये क्या, ऑटोट्रॉफिक तो फिर भी हमने सुना है, होलोट्रॉफिक क्या, सेम है। ऑटोट्रॉफिक होलोट्रॉफिक दोनों ही सेम है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बनाते हो, ठीक है। और कैसे बनाते हो, खुद बनाते हो, ठीक है। तो उनको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक, होलोट्रॉफिक या फोटोसिंथेटिक। मैंने यहाँ लिखा हुआ है सिंथेसिस देयर ऑर्गेनिक फूड, ठीक है। ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, किसके प्रेजेंस में बनाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बनाते हैं, ठीक है। तो उनको हम होलोट्रॉफिक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है केमोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक, केमोट्रॉफिक, ठीक है। ओके, केमोसिंथेटिक क्या है, केमोसिंथेटिक सर्टन बैक्टीरिया प्रिपेयर देयर ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड मीथेन। केमो केमो देखो, मैंने हमेशा बोला है कि उस वर्ड में ही उसका आंसर होगा। जो लोग साइंस स्ट्रीम से नहीं है और अगर वो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से तो आप इसको समझ नहीं सकते, क्योंकि साइंस एक जनरल चीज़ों से बना हुआ होता है, ठीक है। जनरल लाइफ, डे टू डे लाइफ जो होता है वही होता है साइंस, ठीक है। ऐसा कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। बट हाँ, बायो में हम बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिनको समझना नॉर्मल लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। केमो का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री का मतलब क्या हो गया, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए, राइट। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हम दो ही चीज़ पढ़ते हैं, राइट। तो केमोसिंथेटिक मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनाते हो उनको हमने बोला है केमोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉफिक। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या कि वो बैक्टीरिया केमिकल के बेसिस पे खुद ही अपना खाना बना रहे हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फूड बन रहा है यहाँ पे, फ्रॉम किससे बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से बन रहा है, हाइड्रोजन से बन रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड से बन रहा है और मीथेन से बन रहा है। ऑब्वियस बात है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड ये सब क्या है, कैसे मॉलिक्यूल्स है, ये सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, राइट। इसीलिए हमने इसको नाम दिया है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको मैं बताना चाहूँगी। ये फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक क्या होता है, फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक। ये बहुत ही ईजी चीज़ है, बट स्टिल मैं इसको यहाँ पे बोलूँगी कि क्या होता है ना, कई बार कुछ बच्चों का बेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर रह जाता है, तो फिर उन्हें बहुत प्रॉब्लम होता है आगे पढ़ने में। तो इसलिए मैंने बेसिक भी लिया है, मैंने एडवांस भी लिया है। मैंने ये जो लेक्चर बनाया है ये बेसिक टू एडवांस बनाया है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एडवांस है और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही बेसिक है, ठीक है। जो भी बच्चे इसको पढ़ रहे हैं उनमें वो नीट के लिए भी इसको देख सकते हैं, वो 11th स्टैंडर्ड को भी देख, 11th स्टैंडर्ड में अगर वो है तो उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक का मतलब सबको पता है, फोटो का मतलब होता है व्हाट, फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। ये सब कोई जानते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि लाइट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो होता है फोटोन्स। इसीलिए सिंस ये जो खाना बन रहा है ये लाइट के प्रेजेंस में बन रहा है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है फोटोसिंथेटिक। कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। आप देख सकते हो केमिकल लाइट एनर्जी मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सन खाना बनता है, सन के प्रेजेंस में खाना बनता है, लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी यानी कि ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, ठीक है। उसके बाद है नॉन फोटोसिंथेटिक, कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम केमिकल एनर्जीज टू फॉर्म केमिकल एनर्जी। अच्छा, अब जो हमारे डेड एंड डीके प्रोडक्ट्स यानी कि जो हमारा लीफ वो टूट के गिर गया, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो भाई सैंड में रहते हैं, है ना, वो लैंड में रहते हैं।
अब जब वो मर जाते हैं तो क्या आप उनका अंतिम संस्कार करने जाते हो? बिल्कुल भी नहीं, आप उनका अंतिम संस्कार करने नहीं जाते। वो वहीं पे मर के रह जाते हैं, और पर उनकी बॉडी से जो केमिकल्स निकलते हैं, केमिकल्स में मेरा बोलने का मतलब है उनके बॉडी से जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, उनको अपना खाना बनाना। अगर कोई ऑर्गेनिज्म उनसे अपना खाना बनाते हैं तो उनको हम बोलते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक। ठीक है, उनको हमने क्या बोला है? नॉन फोटोसिंथेटिक। ग्रीन से कर रही हूँ मैं, नॉन फोटोसिंथेटिक। जो भी लैंड में ऑर्गेनिज्म मर गए, ठीक है, मर गए, इनसे अगर कोई अपना खाना बना रहे हैं, ठीक है, इनसे अगर कोई एनर्जी ले रहे हैं, फूड बना रहे हैं, तो उनको हमने बोला है नॉन फोटोसिंथेटिक। सॉरी, ठीक है। आई होप ये पॉइंट्स आपका क्लियर होगा अभी तक। अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, बेसिकली सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या था? अच्छा, एक और चीज़, हमारे पास हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हाँ, हमने बहुत सारे न्यूट्रिशन के बारे में बात किया, हमने ऑटोट्रॉफिक के बारे में बात किया, हमने केमोसिंथेटिक के बारे में बात किया। अब हमारा जो तीसरा टाइप का न्यूट्रिशन है वो है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ओके। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है आप देख सकते हो। दो टाइप के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। पहला है सैप्रोफिटिक, ठीक है, सैप्रोफिटिक, और दूसरा है होलोफिटिक। ठीक है, सैप्रोफिटिक एंड होलोफिटिक। सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक का मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म दैट टेक फ्लूइड थ्रू द बॉडी सरफेस। मतलब मान लीजिए कि ये आपका बॉडी है, ठीक है, सॉरी मैं मेरा डायग्राम, आई नो फिगर इज द जिगर ऑफ बायोलॉजी, पर मेरा डायग्राम उतना ही खराब है, ठीक है। अ, ठीक है, तो अगर कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मान लीजिए कोई ह्यूमन है या कोई ऑर्गेनिज्म ही है, कीड़ा है, कुछ भी है, अगर कोई ऐसे छोटे 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 ऑर्गेनिज्म है, वो उनके बॉडी में ऐसे चिपक जाए, ठीक है, ना उनका बोलते हैं ना घर का ना घाट का, वो वाला अगर सिस्टम कर दे कि मैं बोल वो उस उन्होंने बोला है, वो बोले कि मैं तो भाई चिपक के रहूँगा, ठीक है, मैं चिपक के रहूँगा, बॉडी में चिपक के रहूँगा, ना मैं अंदर जाऊँगा और ना मैं बाहर आऊँगा, ठीक है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से चिपक के अपना न्यूट्रिशन लेते हों, उनको हमने बोला है सैप्रोफिटिक या स्पोरोजोइक, ठीक है। और और वो किसके अंदर आ रहे हैं? वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आ रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो दो बेस पे क्लासीफाई किया गया है, सैप्रोफिटिक एंड होलोट्रॉफिक। होलोट्रॉफिक क्या है? टेक सॉलिड फ्रॉम थ्रू थ्रू माउथ एंड ऑल्सो कॉल्ड होलोट्रॉफिक। ठीक है, जैसे कि हम सॉलिड चीज़ें लेते हैं अपने मुंह पे, ठीक है, मुंह से लेते हैं और उसके बाद हम उसको च्यू करते हैं और च्यू करके हम अपने इनगल्फ करते हैं अपने अंदर, राइट। तो वो ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं होलोट्रॉफिक या होलोजोइक, ठीक है। और सैप्रोफिटिक या सैप्रोजोइक किसको बोलते हैं? जिन्होंने जो जैसे ऑर्गेनिज्म, कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे चिपक के उसका न्यूट्रिशन ले रहे हो, तो उनको हमने बोला सैप्रोफिटिक या स्पोरोजोइक, ठीक है। तो हमने अभी 3 टाइप के न्यूट्रिशन पढ़े हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम पॉइंट्स 3 टाइप के न्यूट्रिशन पढ़े हैं। पहला है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है केमोसिंथेटिक, और तीसरा क्या है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब क्या? मैंने क्या बोला? सेल्फ, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है। अगर आप चाहो तो आप अपने नोट्स में इसको लिख सकते हो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा जब आप लास्ट टाइम पे रिवीजन करके जाओगे। दूसरा है केमोसिंथेटिक। केमो का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 2 चीज़ होता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अपना खाना बनाते हो, उनको हमने बोला है केमोसिंथेटिक। उसके बाद है हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है फर्दर डिवाइड किया है मैंने सैप्रोफिटिक एंड होलोट्रॉफिक में। सैप्रोफिटिक, सैप मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म पे ऐसे चिपक के रहे, ठीक है, चिपक के रहे और अपना न्यूट्रिशन ले, तो उनको हमने बोला है सैप्रोफिटिक। दूसरा है होलोट्रॉफिक। होलो मतलब पूरा होल खाना खा जाना, ऐसे याद करो, ठीक है। कभी भी चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा ऐसा रटिफिकेशन नहीं करना चाहिए, मेरा मानना ऐसा है, बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट ऑल्सो, कि आप चीज़ों को समझ के जितना दिमाग में रख सकते हो, आप रट के नहीं रख सकते, ठीक है। तो होलोट्रॉफिक, होलो मतलब होल, होल चीज़ को खा जाना, ठीक है, तो उसको बोले होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हमने 3 टाइप का न्यूट्रिशन यहाँ पे क्लियर किया। उसके बाद हम अब बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। अब स्टार्ट होगा हमारा मेन पार्ट जो कि है हमारा क्लासिफिकेशन। मैंने ये जो पार्ट लिया है, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है, ठीक है। एनसीईआरटी से इसलिए लिया है क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से क्लासीफाई करके दिया हुआ है। ये सारा तो मेरा खुद का नोट्स है, लेकिन ये चीज़ मैंने क्लासीफाई, ये जो वर्ड्स है ये मैंने लिया है क्योंकि कुछ बच्चों का वो रहेगा कि मैम आप तो बिल्कुल आउट ऑफ एनसीईआरटी जा रहे हो, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। मैं एनसीईआरटी को लेते हुए और अपना नोट्स को लेते हुए दोनों को मर्ज करके यहाँ पे चलूँगी।
Since the dawn of civilization there have been many attempts to classify living organism. जैसे मैंने बोला कि इवोल्यूशन के दौरान से ही बहुत सारे साइंटिस्ट आ रहे हैं और अटेम्प्ट कर रहे हैं कि हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करके डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स में रख सके. जैसे कि मैंने आपको बोला देर आर 1.7 बिलियन स्पीसीज इन आवर अर्थ, राइट? So it was done instinctively, not using criteria that were scientific but born out of need to use organism for our own use, for food, shelter and clothing. Why? What was the need to classify organism? ठीक है, क्या नीड था? हमारे पहले साइंटिस्ट थे अरिस्टोटल, was the earliest to attempt a more scientific basis of classification. He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs. सबसे पहले साइंटिस्ट थे अरिस्टोटल, जिन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज़ किया एक प्लांट को ट्री, हर्ब्स और श्रब्स में क्लासीफाई करने के लिए. व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स? यही छोटे छोटे पॉइंट्स में बच्चे फंसते हैं और फिर उनको ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट बोरिंग लगता है. ठीक है, क्योंकि उनको 10th तक हम इतने डिफ़िकल्ट टर्म्स आईसीएसई में तो यूज़ करते भी है, शायद सीबीएसई में नहीं यूज़ करते. तो ये छोटे छोटे टर्म्स जो है मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगी. किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखते हो, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब होता है आउटर कैरेक्टर. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का आउटर कैरेक्टर देख के उसको क्लासीफाई कर देना, आउटर कैरेक्टर देख के ये बता देना कि तुम इस किंगडम के प्राणी हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. तो हमारे सबसे पहले साइंटिस्ट थे अरिस्टोटल, जिन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखते हुए ट्रीज, प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में कन्वर्ट किया. ट्री मतलब बड़े बड़े ट्रीज जो आपको फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं, उससे छोटे जो होते हैं उनको हम बोलते हैं श्रब्स, और उससे भी चुन्नू मुन्नू नुन्नू जो होते हैं उनको हम बोलते हैं हर्ब्स. ठीक है, तो प्लांट को 3 बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया गया. लेकिन हमारा एनिमल्स भी था, तो एनिमल्स को भी उन्होंने क्लासीफाई किया. एनिमल्स को अगेन उन्होंने टू ग्रुप्स में क्लासीफाई किया. पहला है रेड ब्लड सेल्स, और एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास रेड ब्लड सेल्स हो, और एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास रेड ब्लड सेल्स ना हो. बोलोगे ओ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होता है? तो यस, बिल्कुल होते हैं. जितने भी एनिमल किंगडम जब आप पढ़ोगे तो जितने भी नॉन कॉर्डेट्स, और कॉर्डेट्स को हमने क्लासीफाई किया हुआ है, जितने भी नॉन कॉर्डेट्स है परसेंटेज 1-2, मतलब फाइलम हमारा 11 फाइलम है, पहला 2-3 जो हमारे नॉन कॉर्डेट्स है उनके पास ब्लड नहीं है, जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए हैं. ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म को भी हमने क्लासीफाई किया है. तो ऑर्गेनिज्म में भी रेड ब्लड सेल्स किसी में होते हैं, किसी में नहीं होते. तो इनको क्लासीफाई किसने किया? अरिस्टोटल ने किया. किस बेसिस पे किया? ठीक है, किस बेसिस पे किया? अब देखो, ये मेरा थोड़ा सा तरीका है पढ़ने का. अभी क्योंकि बिल्कुल सेशन का स्टार्टिंग हुआ है, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि नहीं इजी है, याद रह जाएगा, बट ये सारी चीज़ें याद नहीं रहती जब आप एंड मोमेंट पे जाते हो और आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हो नाम को लेकर के और क्यों किया था उसको लेकर के. तो मैंने यहाँ पे ट्रिक किया है, ट्रिक्स से कोशिश की है समझाने का. ये ट्रिक बिल्कुल मेरा है, कोई कहीं से कोई कॉपी पेस्ट नहीं है. ठीक है, हमारे अरिस्टोटल जो थे वो हमारे साइंटिस्ट थे, जिसको मैंने अभी आपको पढ़ के समझा दिया. अरिस्टोटल भैया जो थे हमारे साइंटिस्ट भैया थे. ठीक है, इन्होंने प्लांट्स को और एनिमल्स को क्लासीफाई किया. ठीक है, ये भी मैंने समझा दिया. किस में क्लासीफाई किया था? ट्रीज, हर्ब्स और श्रब्स में. ये भी मैंने यहाँ पे समझा दिया. और मैंने एनिमल्स को भी ये समझा दिया कि विथ रेड ब्लड सेल्स एंड विदाउट रेड ब्लड सेल्स क्लासीफाई किया था. ठीक है, लेकिन अब इसको याद कैसे रखा जाए एक वर्ड में? तो प्लांट्स, ठीक है, पी फॉर प्लांट्स. अच्छा, मेरे ट्रिक में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी आप मेरे ट्रिक से याद करो तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जिस भी वर्ड का मतलब रहेगा उसको मैं, उसका जो वर्ड का जो पहला लेटर है उसको मैं हमेशा कैपिटल से डिनोट करती हूँ. आप देख सकते हो पी कैपिटल है, टी कैपिटल है, एच कैपिटल है, एस कैपिटल है. लेकिन मे का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसका जो पहला वर्ड है वो बिल्कुल स्मॉल लेटर में है. ठीक है, तो ये मेरा ट्रिक का, ये मेरा नहीं, जिस टीचर ने मुझे सिखाया था वो बहुत ही एक फेमस इंस्टीट्यूट की टीचर है. मैं वो इंस्टीट्यूट का नाम नहीं रिवील कर सकती. तो उन्होंने मुझे ये सिखाया था, मतलब उन्होंने मुझे ये बताया था कि ट्रिक्स को ऐसे बना करके और इस तरीके से याद किया जाता है. तो मैं आप लोगों को ये शेयर कर रही हूँ. ठीक है, तो अरिस्टोटल भैया ने प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासीफाई कर दिया था. ये तो हर बच्चे को याद रहता है. लेकिन प्लांट्स को फिर कैसे क्लासीफाई किया था? प्लांट्स को किस किस में क्लासीफाई किया था? एनिमल्स को किस किस में क्लासीफाई किया था? और अगर एनिमल्स का चलो रह भी गया विद और विदाउट, तो विद और विदाउट का एक वर्ड यूज़ किया था उन्होंने. वो वर्ड ये जो है एक्समीनिया एंड एनामीनिया, ये बच्चों को याद नहीं रहता और ये कई बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है. ठीक है, तो प्लांट्स, पी फॉर प्लांट्स, तुम
टी फॉर ट्रीज, एच हर्ब्स एंड शर्माना स्ट्रब्स। अब आप ये याद करोगे, अरिस्टोटल, अरिस्टोटल प्यार में तुम हमेशा शर्माना, ठीक है। अरिस्टोटल प्यार में तुम हमेशा शर्माना, ठीक है। पी फॉर प्लांट्स, टी फॉर ट्रीज, एच फॉर हर्ब्स एंड एस फॉर श्रब्स, ठीक है। एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स को हमने याद किया है आंटी जी, आंटी के थ्रू, ठीक है। ए फॉर एनिमल्स दैट इज आंटी। का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने हमें आगे वाले लेटर को छोटा किया हुआ है। एग्जाम, एक्जिमीनिया है, एक्जिमीनिया विथ रेड ब्लड सेल्स, मतलब मेरा बोलने का क्या मतलब है, एक्जिमीनिया ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास रेड ब्लड सेल्स है, इसीलिए मैंने एग्जाम है लिखा है, ठीक है। एंड एनीमिया, ठीक है, एनीमिया ऐसे जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं है, ठीक है, विदाउट रेड ब्लड सेल्स लिखा हुआ है। तो क्या मैं बोलूँगी, अरिस्टोटल प्यार में तुम हमेशा शर्माना, आंटी का एग्जाम है एंड विदाउट रेड ब्लड सेल्स। आंटी, ए फॉर आंटी, एनिमल्स, का कोई मतलब नहीं है, एग्जाम से, ई से एक्जिमीनिया है, मतलब एक्जिमीनिया में मतलब विद रेड ब्लड सेल्स होगा, ठीक है। एंड एनीमिया विदाउट रेड ब्लड सेल्स, इसमें तो ऑलरेडी दिखा ही है कि विदाउट रेड ब्लड सेल्स। इस तरीके से आप अरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन को याद कर सकते हो। अगर आप कुछ भी इस चैप्टर में याद ना करो, सिर्फ आप ये मेरा जो कोट है इसको याद कर लो, तो एग्ज़ाम में काफ़ी, क्योंकि कोट जो रहता है वो एग्ज़ाम में काफ़ी आपको याद रहेगा। जो चीज़ें पढ़ने वाली होती है ना वो हमेशा हमें याद नहीं रहती, लेकिन जो आलतू फालतू की चीज़ें होती है ना वो हमेशा हमेशा याद रहती है। इसी तरीके से, इसीलिए मैंने इस पे इस तरीके से कोट बनाया, ठीक है। ये बच्चों का स्ट्रैटेजी है तो इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया। उसके बाद नो डाउट इन दैट कि हाँ, हमारा फिफ्थ किंगडम क्लासिफिक, ओके, उससे पहले उससे पहले मैंने सारे साइंटिस्ट का नाम लिखा है, ठीक है। बहुत सारे हो सकते हैं साइंटिस्ट का नाम आपके एनसीईआरटी में ना दिया हो, लेकिन अगर आप नीट एस्पिरेंट हो, या आप ड्रॉप लेने वाले हो, या फिर आप एक आईसीएसई स्कूल के 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, या फिर आपको एक बार तो ज़रूर लाइफ में कोई भी बायो जो भी बायो स्टूडेंट होता है वो ज़रूर एक बार अपना लाइफ में नीट अटैम्प्ट करता है, भले वो ड्रॉप ले या ना ले। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैंने एक समर्ज्ड करके चीज़ों को बिल्कुल लिख दिया है, ठीक है। डिफरेंट साइंटिस्ट एंड देयर क्लासिफिकेशन। अरिस्टोटल सबसे पहले थे, ठीक है, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। उन्होंने क्लासीफाई किया प्लांट्स और एनिमल्स को इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज एंड एनिमिलिया विद एंड विदाउट रेड ब्लड सेल्स। फिर हमारे लीनियस भैया है, उन्होंने भी प्लांट्स और एनिमल्स को ही क्लासीफाई किया, लेकिन उनका बेसिस अलग था। क्या क्या बेसिस था? उन्होंने प्लांट्स एंड एनिमल्स के सेल वॉल को देखा, लोकोमोशन को देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई को देखा, कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम को देखा, एंड पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को भी देखा, ठीक है। उसके बाद आए हमारे तीसरे साइंटिस्ट हैकल, ठीक है, जिन्होंने थर्ड ट्रिन क्लासीफाई किया। उन्होंने एक प्रोटिस्टा नाम के ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया, मतलब प्रोटिस्टा में उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया जो प्रोटिस्टा के कैरेक्टर्स रखते हो। प्रोटिस्टा क्या होता है, मोनेरा क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं अगले स्लाइड में डिटेल्स में बताऊंगी। अभी के लिए आपको बस ये याद रखना है कि किस साइंटिस्ट ने किसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। फिर हमारे अगले साइंटिस्ट आए, कोपलैंड आए, मोनेरा, उन्होंने मोनेरा को बुलाया। मोनेरा में बेसिकली ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा में क्या होता है, मैं थोड़ा सा ऊपर का बता देती हूँ। प्रोटिस्टा में ज़्यादा एल्गीज और ये सारी चीज़ें पाई जाती है, जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल प्लांट तो नहीं होते, लेकिन प्लांट लाइक फंक्शंस पाए जाते हैं उनमें, ठीक है। मोनेरा में सारे बैक्टीरियाज को इंक्लूड कर दिया गया। और आर.एच. विटेकर जो हमारे सबसे अच्छे साइंटिस्ट भैया थे, ठीक है, उन्होंने फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन किया और उन्होंने फंजाई को इंक्लूड किया। तो मैंने उसका भी ट्रिक बनाया है, क्योंकि आर.एच. विटेकर भैया जो थे, इनके जो क्लासिफिकेशन है, इन क्लासिफिकेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है एग्जाम में कि व्हाट वाज द फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन एंड हु क्लासिफाइड, ठीक है। तो फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन वाज माय पर्सनल फिगर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। माई इज मोनेरा, personal P for protesta, figure is fungi, plants P for plant and A for animals, ठीक है। तो R.H. Whittaker was my personal figure in plants and animals, ठीक है। R.H. Whittaker was my personal figure in plantae and animalia or plants and animals. तो this is so easy। अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि हु डिड द फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन एंड what was there in the fifth kingdom classification, you can easily write it, right? उसके बाद फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन के ना बहुत सारे एक्सपेक्ट्स थे कि इस एक्सपेक्ट्स में उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, जैसे कि सेल वॉल हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो उसमें ना कुछ बच्चों को ना वो एक्चुअली वो
वो जो बॉक्स है वो बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उस बॉक्स का मैं अलग से एक छोटा सा शॉर्ट लेके आऊँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। बट उसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो है उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बेसिस पे आर एच विटेकर ने मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे उन्होंने क्लासीफाई किया था। तो पहला था माई सेल इन पर्सनल सेल जॉइंट्स टू गिव टिश्यू इन माई फिगर, दैट जॉइंट्स टू गिव ऑर्गन इन प्लांट एंड ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना को जॉइंट किया हुआ है चीज़ों को, ये बिल्कुल मेरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने कहीं से चेपा है, कुछ भी चेपा चुपी नहीं किया है मैंने, ठीक है। ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब किस ऑर्गेनिज्म में सेल पाया जा रहा है, किस में टिश्यू पाया जा रहा है, किस में ऑर्गन पाया जा रहा है, किस में ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है। ये जो आर एच विटेकर ने क्लासिफाई किया है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल, इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में मोनेरा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है मोनेरा में, सिर्फ सेल, ठीक है। प्रोटिस्टा में भी सेल पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि उतने इवोल्यूट ऑर्गेनिज्म नहीं है ये। फिर हमारा फंजाई आता है, उसमें पाया जाता है टिश्यू प्लस सेल, क्योंकि सेल से ही टिश्यू बनता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो प्लांट में क्या पाया जाता है जी, यहाँ पे प्लांट का भी दिया हुआ है, प्लांट में पाया जाता है सेल, टिश्यू प्लस ऑर्गन, राइट। तो एनिमल में क्या पाया जाएगा फिर, सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है ना। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से क्या बनता है, पूरा एक ऑर्गन सिस्टम। आपके पास क्या है, पूरा एक सिस्टम है जो कि आप हिला के रखते हो, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ऑब्वियस बात है, एक सेल जो है वो डिवाइड होता है, डिवाइड होकर क्या बनाता है, वो टिश्यू बनाता है, टिश्यू डिवाइड होकर क्या बनाता है, कोई भी एक ऑर्गन, मान लो स्टमक बना दिया, किडनी बना दिया, कुछ भी बना दिया, और स्टमक, किडनी, लीवर, पेनक्रियास सब मिलजुल के एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, पूरा सिस्टम, आपका बॉडी का एक पूरा सिस्टम बन के रेडी हो जाता है। तो जो हमारे ऑर्गेनिज्म थे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने ऑर्गेनिज्म जो थे, उनका भी तो भाई इवोल्यूशन देखना था। तो आर एच विटेकर ने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो इवोल्यूशन किया था, उसको मैंने ऐसे याद करके रखा है, क्योंकि कई बच्चों को ना ये भी याद नहीं होता है कि मोनेरा में सिर्फ सेल था, प्रोटिस्टा में सेल था, फंजाई में टिश्यू प्लस सेल, प्लांट्स में सेल, टिश्यू, ऑर्गन, और एनिमल में इस तरीके से। तो मैंने उसको, अगर आपको ऐसे याद हो जाता है, आप बहुत ब्रिलियंट हो, आपको बहुत अच्छा आपका याददाश्त है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो बिल्कुल मतलब ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं होते, उनको चाह होती है कि उनको याद रखना है। तो मैंने उनके लिए बनाया ये चीज़ कि माई सेल, एम फॉर मोनेरा, ठीक है, एम फॉर मोनेरा, सेल। तो मोनेरा में क्या हो गया, सेल। इन देखो, इन मैंने अगेन आई छोटा रखा हुआ है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है। माई सेल इन पर्सनल सेल जॉइंट्स टू गिव, पी फॉर प्रोटिस्टा, पी अगेन देखो बड़ा, देखो जब भी आप ये कोड याद करो ना, तो आप अब कंफ्यूज नहीं हो जाना कि अरे जॉइंट से क्या होगा, टू टू के। हमेशा कोर्स ऐसे याद करो कि जिसका कोई मतलब नहीं है, आप उसको हमेशा उसका पहला वर्ड को छोटू में लिख दो, ठीक है। तो जब आप उसको आंसर में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता रहेगा कि अरे जो जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ना, कैपिटल्स में जिसका लिखा हुआ है ना, उसी को मेरे को बस आंसर में कन्वर्ट करना है, बाकी चीज़ें तो ऐसी लिखी हुई है, ठीक है। तो माई सेल इन पर्सनल सेल, पर्सनल, पी फॉर प्रोटिस्टा, सी फॉर सेल, जॉइंट्स टू गिव, अगेन छोटे में है कोई वैल्यू नहीं। टिश्यू इन इन माई फिगर, ठीक है, टिश्यू, टी बड़ा तो टिश्यू होगा, ठीक है। इन माई अगेन छोटा है, कुछ नहीं है। फिगर, एफ फॉर फंजाई, एंड दैट जॉइंट्स टू गिव ऑर्गन, ऑब्वियस बात है, सेल और सेल ज्वाइन होकर क्या बनाता है, टिश्यू, ठीक है। सेल और सेल ज्वाइन होकर क्या बनाता है, टिश्यू, एंड टिश्यू जॉइंट्स होकर क्या बनाता है, ऑर्गन, ठीक है। तो गिव ऑर्गन इन प्लांट, तो ऑर्गन किस में रहेगा, प्लांट में रहेगा। एंड ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो यहाँ एक तरीके से ये जो मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, वही चीज़ यहाँ पे भी है एक तरीके से देखा जाए। माई सेल इन पर्सनल सेल जॉइंट्स टू गिव टिश्यू इन माई फिगर, ठीक है। ऑब्वियस बात है, मेरे मैं अगर कोई फिगर बनाती हूँ, उसमें मेरा सेल प्लस मेरा एक पर्सनल सेल दोनों ज्वाइंट होके बनाता है टिश्यू, ठीक है, मेरे फिगर में बनाता है टिश्यू। एंड द टिश्यू जॉइंट्स टू गिव ऑर्गन, ऑब्वियस बात है, टिश्यू क्या बनाएगा, ऑर्गन, और ऑर्गन तो ऑब्वियस बात है, सबको पता है, बच्चा बच्चा जान रहा है कि ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाता है। तो मैंने इस तरीके से कोड बनाया हुआ है, मतलब ट्रिक बनाया हुआ है इसको याद करने के लिए। ये सारी चीज़ें भले ही अभी ऐसा लगे कि अरे अभी तो बहुत टाइम में याद हो जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जब आप एंड मोमेंट में जाओगे,
आपके पास सिर्फ 10 to 15 मिनट्स रहेगा हर चैप्टर को देने के लिए, तब आप अगर आप इसको एक बार देख लोगे आँख से तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज़ इट। इसको मैंने बिल्कुल एक छोटे से पेज में समर्ज करने की कोशिश करी है, आप देख सकते हो बिल्कुल छोटा किया हुआ है मैंने इसको। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे मैं भूल गई, अरिस्टोटल जो थे हमारे पहले साइंटिस्ट, ये ठीक है, इन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं किया। अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन वाज नॉट बेस्ड ऑन, कौन सा ऐसा बेस्ड है जिन्होंने अरिस्टोटल, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एनसीईआरटी का पार्ट है तो मेरे को देना ये ज़रूरी था, तो मैंने ये दे दिया है कि उन्होंने यूकारियोट्स एंड प्रोकारियोट को डिस्टिंग्विश नहीं किया, उन्होंने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं किया, उन्होंने फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के बीच में भी डिस्टिंग्विश नहीं किया। उन्होंने क्या किया, अरिस्टोटल ने सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेकर के प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्टिंग्विश कर दिया, लेकिन ये सारे कैरेक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इन कैरेक्टर्स को नहीं लिया। तो इन कैरेक्टर्स को फिर किसने लिया, फिर आए हमारे R.H. विट्टेकर भैया, उन्होंने इन कैरेक्टर्स को लिया और फिर लास्ट में उन्होंने क्लासिफाई किया सारे ऑर्गेनिज्म को। तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर, जो कि आई होप हेल्पफुल होगा, इजी होगा, और मैंने इसको कोशिश किया है कि मैं इसको एक पेज में बिल्कुल समर्ज करूं और आप लोग तक पहुंचाऊं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय एंड हैव अ नाइस डे।